हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं योगेश चतुर्वेदी और आज का हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि क्या है। परिभाषा है जब दो समान परिमाण के, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, संख्यात्मक मान, तो संख्यात्मक मान कैसा होना चाहिए? समान। तो जब दो समान परिमाण के विजातीय आवेश, विजातीय मतलब विपरीत प्रकृति वाले, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, तो ऐसे दो आवेशों की बात हो रही है जिनका संख्यात्मक मान समान है लेकिन प्रकृति विपरीत है। तो ऐसे दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखिए चित्र में मैंने इसको बनाया है। कोई दो बिंदु लिए ए और बी, ए पर आवेश रखा -q और बी पर आवेश रखा है +q। तो ये भी q और ये भी q, परिमाण कैसे हो गए? समान। लेकिन देखो एक माइनस का q और दूसरा +q, तो प्रकृति कैसी हो गई? विपरीत। तो ऐसे दो आवेश जिनके परिमाण तो समान है लेकिन प्रकृति विपरीत है, इनको एक दूसरे के पास रखा। कितने पास? की दूरी अल्प हो। लेकिन यहां आप देख रहे हो कि दूरी 2a लिखी हुई है। 2a मतलब एक बड़ी दूरी। हमारे दिमाग में इसका मतलब समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि दूरी ज्यादा है, लेकिन ये ज्यादा नहीं है। क्या है फ्रेंड्स, यहां 2a लेने का मेरा मकसद ये है, अभी हमको आगे जाकर इस द्विध्रुव के कारण तीव्रता निकालनी पड़ेगी। वहां इनके बीच की आधी दूरी की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर मैं दूरी a लेता तो आधी होती a/2 और a/2 से कैलकुलेशन कठिन हो जाती। तो इसलिए उसको हमने दुगना करके लिया ताकि जब आधा इसको करेंगे तो आधी a और ये भी आधी a होगी और फिर वो a लेकर कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो इस 2a से आप ये मत समझना कि दूरी बीच की ज्यादा है, दूरी तो अल्प है, बहुत कम है। यदि मैं एक आदर्श द्विध्रुव की बात करूं तो आदर्श द्विध्रुव के बीच की दूरी नगण्य होती है। आदर्श द्विध्रुव का आकार बिंदु जैसा होता है, मतलब ये दोनों इतने पास आ जाएं कि वो एक ही बिंदु जैसे दिखें, तो इनके बीच की दूरी शून्य हो जाएगी, नगण्य हो जाएगी। तो यदि आदर्श द्विध्रुव हम बनाते हैं तो उसके बीच की दूरी शून्य हो जाती है, उसका आकार बिंदु जैसा हो जाता है। लेकिन हमको आगे डेरिवेशन सॉल्व करना है, तो डेरिवेशन में अगर हमने बिल्कुल पास पास बना लिया तो चित्र बनाना, चित्र के माध्यम से समझाना कठिन हो जाता है। इसलिए इसको आप ऐसे देखो कि हम जूम करके देख रहे हैं, तो जूम करके देखने पर दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमको कुछ दिखाई दे रही है। अब एक बात आती है कि इस द्विध्रुव की आवश्यकता क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम द्विध्रुव। तो फ्रेंड्स, जब मैंने आपको विद्युत क्षेत्र समझाया था तो विद्युत क्षेत्र वाले टॉपिक में किसी एक आवेश के कारण भी विद्युत क्षेत्र होता है और आवेशों के निकाय का भी विद्युत क्षेत्र होता है। निकाय मतलब एक से ज्यादा आवेश भी इकट्ठे हो जाएं तो भी उसका अपना विद्युत क्षेत्र बनता है। तो नेचर में हमारे पास अकेला एक आवेश भी उपस्थित है और एक से ज्यादा आवेश भी उपस्थित है। अब एक आवेश से ज्यादा आवेश जब हम किसी एक स्थान पर इकट्ठे करते हैं तो हम जानते हैं कि समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है। जैसे इस A पॉइंट पर हमने -q चार्ज रखा, अब हम दूसरा भी अगर नेगेटिव चार्ज ही इस पर रखेंगे तो रख पाना आसानी से संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये माइनस, अगला आने वाला भी माइनस, एक दूसरे को कर देंगे प्रतिकर्षित, तो हमको बाहर से ज्यादा ऊर्जा देकर कार्य करना पड़ेगा। लेकिन यदि हम दूसरा आवेश पॉजिटिव लाएं, विपरीत लाएं, तो वो आसानी से इकट्ठे हो सकते हैं क्योंकि विपरीत आवेश में आकर्षण है। इसलिए नेचर में हमारे पास ऐसे अपोजिट प्रकृति वाले द्विध्रुव उपलब्ध हैं। इस कारण ये द्विध्रुव का कॉन्सेप्ट आया। देखिए एग्जाम्पल देते हैं, जैसे HCl, H2O, NH3, बहुत सारे अणु हमारे पास जो हैं,
तो ये बने कैसे? HCl का सबसे आसान एग्जाम्पल लेकर अपन समझें। इसमें H प्लस आयन है, Cl माइनस आयन है। ये दोनों जब एक दूसरे के पास आप इनको रखेंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो ये एक दूसरे के पास आएंगे और जैसे ही एक दूसरे के पास आकर चिपक जाएंगे तो HCl का अणु बन जाएगा। तो HCl अणु जब बनेगा तो इसमें एक ऐसा पॉजिटिव चार्ज है, Cl वाला ऐसा नेगेटिव चार्ज है, फिर दोनों पास पास आ गए तो इतने पास आ गए कि इनके बीच की दूरी नगण्य हो गई तो HCl बन गया। तो ये एक द्विध्रुव है। तो नेचर में द्विध्रुव उपलब्ध होते हैं, इसलिए द्विध्रुव का कॉन्सेप्ट हमको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हम इस द्विध्रुव के प्रभाव का भी अध्ययन करेंगे। जैसे हमने विद्युत क्षेत्र केवल एक बिंदु आवेश के कारण निकाला, ऐसे ही अब हम द्विध्रुव का भी प्रभाव देखेंगे, द्विध्रुव के कारण भी इसकी तीव्रता देखेंगे। इसलिए विद्युत द्विध्रुव भी एक इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो आप समझ गए होंगे विद्युत द्विध्रुव का मतलब समान परिमाण के दो विजातीय आवेश एक दूसरी से अल्प दूरी पर रखे हों तो इस निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आदर्श द्विध्रुव की बात करें तो उसका आकार बिंदु आकार का होगा, उनके बीच की दूरी नगण्य होगी, शून्य हो जाएगी। अब इस द्विध्रुव की देखिए एक और विशेष प्रॉपर्टी है, वो क्या है? जैसे ही हम द्विध्रुव को किसी दूसरे विद्युत क्षेत्र, जैसे हमने एक प्लस क्यू आवेश लिया तो इसका अपना विद्युत क्षेत्र होगा, तो इस विद्युत क्षेत्र में अब हम इस द्विध्रुव को रख रहे हैं, ये ए बी द्विध्रुव हमने इस विद्युत क्षेत्र में रखा, तो क्या होगा? आप जानते हैं ए पर पॉजिटिव चार्ज है, बी पर नेगेटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो इसको ऐसा बाहर धक्का देगा, और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा, तो इसको अपनी ओर खींचेगा। तो जब हमने इस प्रकार इसको यहां रखा तो इस सिरे पर बाहर धक्का लगा, इस पर नीचे धक्का लगा, मतलब एक बल युग्म का निर्माण हुआ और ये घूम कर ऐसा इस डायरेक्शन में आ जाएगा। इसका मतलब जब हम किसी द्विध्रुव को किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वो घूम जाता है, घूर्णन करता है। घूर्णन को आघूर्ण कहते हैं, मतलब द्विध्रुव के पास अपनी प्रॉपर्टी है आघूर्ण की, घूर्णन की। तो क्या सभी द्विध्रुवों का आघूर्ण एक जैसा होगा? तो इसको समझते हैं फ्रेंड्स। यहां पर ये जो हमने प्लस चार्ज लिया है, यदि यहां पर कम आवेश रखें तो ये वाला आवेश उस पर जो बल लगाएगा वो कम होगा, लेकिन यदि हम यहां पर आवेश की वैल्यू बढ़ा दें तो इसके द्वारा लगने वाला बल भी तो बढ़ जाएगा। जैसे अगर यहाँ Q आवेश रखा जाए तो इसने उस पर एक बल लगाया, अभी यहाँ 2Q आवेश रख दो तो अब जो बल लगाएगा वो बल ज्यादा होगा या कम? तो आंसर ज्यादा होगा। तो अगर बल ज्यादा होगा तो धक्का भी तेज लगेगा, ये इसको ज्यादा बल से खींचेगा तो ये और जल्दी घूम जाएगा। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि ये जिस आघूर्ण की हम बात कर रहे हैं वो आघूर्ण अलग अलग द्विध्रुव में अलग अलग होता है। इसका मतलब ये जो द्विध्रुव आघूर्ण नाम की चीज जो हम यहाँ देख रहे हैं वो हमको ज्ञात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सबके लिए समान नहीं है। इसलिए एक और नई राशि आ गई, द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण वास्तव में द्विध्रुव की एक प्रॉपर्टी है, इसकी क्षमता है, इसका गुण है, इसकी विशेषता है, इसकी शक्ति है, जिससे हमें द्विध्रुव की ताकत का एहसास होता है कि वास्तव में द्विध्रुव कितना शक्तिशाली है। तो इसको ज्ञात कैसे करें? ज्ञात करने के लिए हमने देखा कि ये जो द्विध्रुव है का जो आघूर्ण है, इसका जो घूमने की प्रॉपर्टी है, एक तो डिपेंड कर रही है इसके आवेश पर, दूसरा डिपेंड करती है इनके बीच की दूरी पर। तो जब हमने द्विध्रुव आघूर्ण बनाया तो इसका मान निकालने के लिए हमने आवेश और दूरी का गुणा कर दिया, इस प्रकार हमको मिल गया द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसको दिखाने के लिए हमको एक संकेत चाहिए था, संकेत दिया हमने P। देखिए क्या लिखी परिभाषा, विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है।
इसको स्मॉल p द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, p बराबर q इंटू 2a। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो चूंकि q आवेश तो अदिश राशि है, ये 2a इनके बीच की दूरी है, लेकिन बीच की न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी विस्थापन होता है, तो इसका मतलब हम इस 2a को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस 2a के वेक्टर होने के कारण p भी कैसा हो गया, वेक्टर हो गया। तो सदिश रूप में क्या लिखेंगे, वेक्टर p इज इक्वल टू q इंटू वेक्टर 2a। अगर सदिश है तो इसकी दिशा भी होगी, तो ये इसकी दिशा आपको जरूर याद रखनी पड़ेगी। इसकी दिशा होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। अब चूंकि ये एक नई राशि हमारे सामने आ गई, तो इसका मात्रक भी चाहिए। तो मात्रक कैसे बनाए, q आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम, 2a दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर। विमीय सूत्र भी चाहिए पड़ेगा, तो आवेश का विमीय सूत्र at, 2a दूरी का विमीय सूत्र l लंबाई वाला, इनको एक साथ लिख दें तो LTA बनता, इसमें m नहीं है तो m 0 हो गया, इसलिए बन गया m0 LTA। तो ये हो गया हमारे पास एक द्विध्रुव जिसकी सारी जानकारी हमने इकट्ठी कर ली। अब इस द्विध्रुव के प्रभाव को भी समझना पड़ेगा, मतलब इस द्विध्रुव के कारण तीव्रता निकालनी पड़ेगी। तो तीव्रता निकालने के लिए दो स्थितियों में इसके डेरिवेशन हमने नेक्स्ट वीडियोस में किए हैं। तो आप वो डेरिवेशन कौन सी स्थिति है उनको यहां बता देता हूं। देखिए, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, मतलब केवल इस दूरी को ही मत समझें आप, पूरी रेखा, इनको मिलाकर हम ऐसी लंबी रेखा बना दें तो वो कहलाएगी इसकी अक्ष। तो यदि कोई बिंदु इसकी अक्ष पर स्थित है तो इसकी स्थिति कहलाती है अक्षीय स्थिति। वो इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है। तो एक तीव्रता हम निकालेंगे अक्षीय स्थिति में और दूसरी निकालेंगे निरक्षीय स्थिति में। अब निरक्ष क्या चीज है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इसका जो मध्य बिंदु है उस पर हम लंब डाल लें, ऐसा जैसे पेन दिख रहा है, मतलब यहां बीच में एक लंबवत लाइन खींचे तो वो कहलाएगी निरक्ष या लंबार्धक। तो जब बिंदु उस पर स्थित होगा तो उसकी स्थिति बनेगी निरक्षीय स्थिति। तो उस निरक्षीय स्थिति में और अक्षीय स्थिति में इनकी तीव्रता निकाली गई है और फिर उसकी कंपेयर की गई है कि कब तीव्रता ज्यादा होगी और कब तीव्रता कम। तो फ्रेंड्स, वो वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं, तो आप उनको जरूर देखें। मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।